नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जिन लोगों को बहुत समस्या है कि मोदी जी जुडिशरी से खौफ खाते हैं, जुडिशरी के विरोध में कोई काम नहीं करते हैं, जुडिशरी उनके ऊपर हावी होती रहती है, उनके लिए एक शुभ समाचार है। और वह समाचार ये है कि आपको यदि याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पर जो वर्तमान प्रक्रिया है उस पर रोक लगाते हुए ये कहा था कि आगे से जो भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होंगे और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में है वो भी शामिल होंगे। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज राज्यसभा में बिल टेबल हो गया है और उस बिल में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का प्रावधान जो किया गया है उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या हुआ? तो भाई अब आप ये समझिए कि ये जो है वो हो रहा है क्योंकि जिन लोगों ने उस समय बड़ा शोर मचाया था, मुझे तो याद है कि हमारे जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, यहाँ तथाकथित कह रहा हूँ क्योंकि असली राष्ट्रवादी भी हैं और कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी भी हैं, और जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं वे केवल हल्ला करते हैं, वे जो जजमेंट होता है उसको ठीक से पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि जजमेंट क्यों आया था? जजमेंट जो है वो जो संविधान में प्रावधान है वो संविधान प्रावधान कहता है कि until there is a law made by parliament, the chief election commissioner and the election commissioners shall be appointed by the government dash dash dash। ये कि भाई जब तक कहीं पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती तो अपॉइंटमेंट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा किए जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमिश्नर्स के। हमारे जो सेंट जोसेफ थे, आपको याद होगा ना, तो सेंट जोसेफ जाते जाते बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले करने के मूड में थे, कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए। तो सेंट जोसेफ का एक निर्णय आया और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के जो अपॉइंटमेंट हैं वो एक पैनल द्वारा किए जाएंगे और उस पैनल में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलओपी लोकसभा ये होंगे। अब उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने ये क्या कहा, उसका जो उन्होंने जो जुडिशियल आर्ग्यूमेंट दिया वो ये कहा कि भाई देखिए कि क्योंकि इसमें पार्लियामेंट द्वारा लॉ नहीं बनाया गया है इसलिए ये अनऑक्यूपाइड फील्ड है। अब आप सोचते होंगे कि भाई ये अनऑक्यूपाइड फील्ड क्या होती है? भाई ये अनऑक्यूपाइड फील्ड भी एक जुडिशियल कंस्ट्रक्ट है जो लेट 90s में दिया गया। आपका एक विशाखा वाला जजमेंट था, आपको यदि याद हो, उस विशाखा वाले निर्णय से जो सीबीआई का जो पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो बनाया गया था सीबीआई में, वो उस विशाखा जजमेंट के अंतर्गत बनाया था और उसमें कहा था कि भाई जहाँ कहीं भी जो फील्ड है या लेजिस्लेटिव फील्ड जो है वो अनऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड का मतलब कि जहाँ पर अधिकार तो प्राप्त हैं विधायिका को लेकिन उस पर कोई उन्होंने कानून नहीं बनाया है, उसको कहा जाएगा अनऑक्यूपाइड फील्ड। और उस अनऑक्यूपाइड फील्ड में न्यायपालिका को अधिकार होगा कि वो अपनी तरफ से फिल इन द गैप करके और निर्देश दे सकती है, और वो निर्देश जो हैं वो धारा 142 है जो हमारे संविधान की, उसके अनुसार वो कानून की तरह लागू की जाएगी। जी हाँ, तो ये बोलते हैं इसको द डॉक्ट्रिन ऑफ अनऑक्यूपाइड फील्ड। तो हमारे सेंट जोसेफ ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ अनऑक्यूपाइड फील्ड का सहारा लिया, हालांकि उसमें ये लिखा हुआ था कि जब तक लॉ नहीं बनाए तब तक गवर्नमेंट करेगी। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो फील्ड ऑक्यूपाइड थी क्योंकि गवर्नमेंट करेगी, ये उसमें लिखा हुआ है कानून में। मेरे ख्याल से आर्टिकल 332 है या 333 है, इस तरह का कोई आर्टिकल है जिसमें वो लिखा हुआ है। लेकिन सेंट जोसेफ ने इसको इंटरप्रेट किया कि नहीं, ये जो है अनऑक्यूपाइड फील्ड है, इसलिए हम इस पर डायरेक्शन दे सकते हैं। और उस डायरेक्शन में उन्होंने ये कहा कि अनटिल देयर इज़ अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जी हाँ, जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना देती तब तक यह स्थिति रहेगी। तो जो लोग कह रहे हैं किस समय कि भाई
चीफ जस्टिस को नीचा दिखा दिया या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया वो सेंट जोसेफ वाले उस निर्णय को दोबारा जाकर पढ़ें। जी हाँ, उसको दोबारा जाके पढ़िए, और उसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको वही मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ। तो जब उन्होंने स्वयं ये निर्देश दिए हैं कि इनका जो निर्णय है तभी तक लागू रहेगा जब तक संसद उस पर कोई कानून नहीं बना देती, उस पर कोई अधिनियम नहीं बना देती, तो फिर आपको उसमें इतना ज़्यादा सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। जो लोग इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ए देखिए मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को मार दिया तमाचा, उनसे भी कहूँगा कि उस निर्णय को दोबारा पढ़िए जाकर। और जो लोग कह रहे हैं ये देखिए मोदी द फासिस्ट, उसने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी धता बता दी, उनसे भी कहूँगा कि उस निर्णय को दोबारा जाके पढ़िए। केवल ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो लिखा है उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, और कोई ये जिसको कहते हैं कोई अपनी कल्पना से ये नहीं देख रहे हैं कि हाय हमारे माई लॉर्ड्स नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएंगी तो हम कितना दुखी होंगे। ना, ये नहीं कर रहे हैं। वो केवल ये कर रहे हैं कि हाँ भाई इस तरह का निर्णय है, इस निर्णय में ये लिखा हुआ है कि ये उनका जो आदेश है वो तब तक लागू है जब तक कि संसद इसके ऊपर कानून नहीं बना देती। तो हम कानून बना देते हैं। और उस कानून में उन्होंने क्या किया है, उस कानून में उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई है। वो सर्च कमेटी जो है वो 5 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल के अधिकारियों का, और जिसको हम कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो पे लेवल 17 है, लेवल 17 वाला जो पे ग्रेड है उसके अधिकारियों को, जी हाँ मैं भी लेवल 17 से ही रिटायर हुआ तो पे लेवल 17 का जो पे ग्रेड है उसके 5 अधिकारियों का, जिनको इलेक्शन का करवाने का, इलेक्शन के मैनेजमेंट का उसका अनुभव रहा हो, वे यानी इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव रहा हो। तो इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव किस किस स्तर पर रहता है। देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव, जो व्यक्ति सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचते हैं वो कौन होते हैं, उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव या तो आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रहे हो यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हो, क्योंकि यदि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्टली रिक्रूटेड नहीं रहे हैं तो आप कभी भी सेक्रेटरी लेवल पर, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये मानिए कि जिन्होंने एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम किया है, जो DEO बोलते हैं जिसको, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर्स भी रहते हैं, या फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो ये जो इलेक्शन ऑब्जर्वर वाला जो रूट है, इसमें तो भाई देखिए IAS के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी आ जाती हैं, क्योंकि इलेक्शन ऑब्जर्वर तो आजकल बहुत सारी सेवाओं के लोग लगने लगे हैं, क्योंकि तरह तरह के इलेक्शन ऑब्जर्वर होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऐसे एक जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर होते हैं जो IAS ही लगते हैं, और एक एक्सपेंडिचर इलेक्शन ऑब्जर्वर होते हैं जो कि रेवेन्यू सर्विसेज से होते हैं, और तीसरे आजकल लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से कुछ ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं जो कि अधिकतर IPS होते हैं। तो ये लगभग आप ये समझ सकते हैं कि सभी सेवाओं के लिए इसको खोल दिया गया। पहले भी था ऐसा ही, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था। वहाँ भी एक्सपेंडिचर वाले कुछ लगाए गए थे, जो इनकम टैक्स वाले जो लगाए गए थे आरंभ में, एक भाई साहब जो लगे थे और अभी भी जो लगे थे हमारे सुशील चंद्रा जी, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था इलेक्शन कराने का, ये कभी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी नहीं लगे थे तो जो पहले पहले लगे थे भाई साहब, नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, बहुत ज़्यादा फाँफू किया करते थे, वो भी कभी इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नहीं रहते, कोई लेना देना नहीं था उनका इलेक्शन करवाने से, लेकिन उनको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था। अब ऐसे लोग नहीं लग पाएंगे। जो लोग ऑब्जर्वर बनने से बचते हैं उनको ये बता दें कि आप बचो मत। इलेक्शन ऑब्जर्वर की जो ड्यूटी है वो अब इलेक्शन कमीशन में आपकी नियुक्ति का एक रूट है। तो इसलिए
लोग जिनको ताली बजानी है वो ताली बजाएं और जिनको इस पर दुख मनाना है वो दुख मनाएं। लेकिन जो कार्य होना था वो तो हो गया। अब जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगेगा और जो भी इलेक्शन कमिश्नर लगेगा वो लगेगा तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ही, क्योंकि जो 3 लोगों का पैनल बनाया गया है सिलेक्शन का उसमें कौन कौन है? प्रधानमंत्री, एलओपी लोकसभा, या यदि उसमें कोई एलओपी नहीं है तो जो भी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर वहाँ लोकसभा में, और तीसरा एक कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया हो। कहने का अर्थ यह है कि चलेगी तो भैया प्रधानमंत्री की ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।